हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज का वीडियो हम लोगों का है गंगा नदी तंत्र। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके पहले अपवाह तंत्र के संदर्भ में आपने अध्ययन किया था। अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, तीन हिमालय की नदी तंत्र हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से आपका जितने भी श्रृंखलाएं हैं नदी तंत्र का, क्रमबद्ध तरीके से आपके पास वीडियो जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, बहुत सारा तथ्यों से भरा आज का वीडियो है और गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसी से गंगा नदी तंत्र में पंच प्रयाग जो है, इसमें आके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप विस्तार से उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि पंच प्रयाग क्या है। गंगा नदी का ही उसमें एक पार्ट पंच प्रयाग है कि किन 5 नदियों के तंत्र से या किन नदियों के तंत्र से गंगा नदी आगे चल करके गंगा नदी का नाम पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और बहुत सारे फैक्ट आपको बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इससे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गंगा नदी तंत्र क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ तथ्यों को देखेंगे। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है और कुल लंबाई इसकी कितनी है, 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र इसमें 2 देशों का प्रवाह क्षेत्र है, बांग्लादेश और भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानचित्र के माध्यम से हम आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मानचित्र के अकॉर्डिंग आप जब स्टडी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि गंगा नदी तंत्र जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक तंत्र मीन्स इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से किसी क्षेत्र के कई नदियों का जाल होता है और एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। तो संयुक्त रूप से उसे किसी नदी का तंत्र बोला जाता है। एक क्षेत्र में कई जलराशियों का धाराएं, जब कई धाराएं जलराशियां एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं तो उस क्षेत्र का वह नदी तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाके प्रवाहित हो रही है। तो पूरा ये विस्तारित है और किस तरह से बांग्लादेश में आगे चल के 2 पार्ट होते हैं, एक भारत में और एक बांग्लादेश में, 2 भागों में डिवाइड होकर बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी का आपको मानचित्र में इस तरह से हमने लाइन बनाया है, मानचित्र के माध्यम से ऐसे आप समझ सकते हैं। तो गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत में और बांग्लादेश में। तो ये पर्टिकुलर बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे कि गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है भारत है और इसके साथ साथ क्या है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। भारत के 5 राज्यों में यह प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन से हैं 5 राज्य? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। यानी भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है और इन 5 राज्यों से होकर के पश्चिम बंगाल में विलीन हो जाती है गंगा नदी। आगे चलेंगे इसी क्रम में। 2008 में राष्ट्रीय नदी इसे घोषित किया गया, यानी गंगा नदी को 2008 में, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और गंगा नदी में जो गंगा डॉल्फिन है उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा डॉल्फिन को भारत का क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे? गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। इसी क्रम में देखेंगे, गंगा नदी को स्वच्छ यानी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी माना जाता है। तो गंगा रिवर की एक अपनी स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसकी अपनी एक विशिष्टता है कि अपने से स्वयं को स्वच्छ कर लेती है। अब स्वच्छ होने के पीछे का फैक्टर क्या है, कैसे अपने आप को स्वच्छ कैसे बना लेती है, तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं कि इसमें सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर इसे कहा जाता है और ये बैक्टीरियोफेज इसमें बैक्टीरिया होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि अन्य जो इसमें बैक्टीरिया, हानिकारक जो बैक्टीरिया होती है उसको नष्ट कर देती है। तो बैक्टीरियोफेज इसमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया की क्या विशेषता होती है कि अन्य बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसीलिए लोग गंगा जी में देखते होंगे आप, बॉटल में भर करके, डिब्बे में भर करके गंगा वाटर लाते हैं, गंगा जल लाते हैं और उसमें वायरस या किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। उसके पीछे का यही रीज़न है कि बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो अन्य बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का इस जल में कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको आपने अध्ययन किया। अब हम लोग उस पूरे गंगा नदी तंत्र का संदर्भ में पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, किस तरह से पूरा एक तंत्र बनाया है कि गंगा नदी के कौन कौन से तंत्र है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, पूरा विस्तार से अध्ययन करिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है नॉलेज। हम इसके माध्यम से पूरा विस्तार के साथ आज आपको इस तंत्र के संदर्भ में विस्तृत जानकारी लेकर के सामने आए हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और इस पूरे वीडियो को देखने के पश्चात
पश्चात आपको नदी इस गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, अभी आपने तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया, तथ्यात्मक कौन कौन से तथ्य थे, कौन कौन से फैक्ट थे। अब हम लोग स्टडी करेंगे मानचित्र के माध्यम से, पूरा ग्राफ बनाए हैं कि किस तरह से गंगा नदी तंत्र कैसे डेवलप हो रही है, कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है, पंचप्रयाग क्या क्या है और कौन कौन सी सहायक नदियाँ, उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे बहुत सरल तरीके से, क्योंकि आपके समझ में नहीं आता ज्योग्राफी के इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं, कौन सा तंत्र कैसे मिल रहा है, गंगा नदी का नाम गंगा नदी क्यों पड़ता है, कौन कौन सी नदियों का संगम को क्या कौन से प्रयाग का नाम दिया गया। तो सब लोग हम लोग बहुत सरल तरीके से विस्तार से अध्ययन करेंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, इतना सरलता से आपके सामने तथ्यों को रखेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले हम लोग जैसे आपको समझना चाहते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम के पश्चात जिस नदी को आगे नाम बढ़ता है उसका नाम दिया गया गंगा नदी। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला बनाने का प्रयास किया जिससे आपको हम सरल तरीके से समझाएंगे और पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज़ हम जानेंगे कि भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, दोनों के संगम के पश्चात दोनों का संगम हो जाता है, इसी को संगम बोलते हैं, और या फिर उसी को पंच प्रयाग या प्रयाग का नाम दिया गया, यानी प्रयाग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, दो नदियाँ निकलती हैं, दोनों नदियों के मिलने के पश्चात जो नदी आगे बढ़ेगी उसका क्या नाम होगा, गंगा नदी होगा। तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि दो नदियों के संगम के पश्चात जो नदी आगे प्रवाहित होती है उसी को गंगा नदी का नाम दिया गया है। तो आप लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदी दो नदियाँ हैं, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों के संगम के पश्चात जिस नदी का नाम आगे चलता है उसका नाम है गंगा नदी। तो बहुत सरल तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे कि दो नदियाँ मुख्य हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि दो नदी है, एक तरफ भागीरथी नदी है और दूसरी तरफ क्या है, अलकनंदा। तो हम एकदम सरल तरीके से आपको समझाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे भागीरथी है, तो भागीरथी नदी को हमने यहाँ पे दर्शाया है, भागीरथी नदी यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ रही है। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, एक तरफ भागीरथी नदी आ रही है और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है, दोनों का संगम हो रहा है। दोनों के संगम होने के पश्चात जो नदी आगे बढ़ रही है उसी का नाम दिया गया है गंगा नदी नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो यहाँ से आ रही है दोनों का संगम हो रहा है, और इस नदी जो ये नदी जब आगे बढ़ रही है तो इसी का नाम क्या दिया गया, गंगा नदी नाम रखा गया। यानी गंगा नदी यहाँ से नहीं निकल रही है, जो हम लोग एग्जाम इस तरह से बुक्स में पढ़ते हैं गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, तो गंगोत्री से नहीं निकल रही है। इसको यही तंत्र को आपको समझना होगा कि दो नदियों के संगम के पश्चात जिस नदी का नाम आगे बढ़ेगा उसी को नाम दिया गया गंगा नदी। अब हम लोग देखेंगे जैसे इधर भागीरथी नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री हिमानी से निकल रही है। हिमानी मीन्स ग्लेशियर होता है, नदियों का जो जल स्रोत होता है ग्लेशियर होता है। तो यहाँ पे गंगोत्री हिमानी है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी नदी यहाँ ग्लेशियर से निकल रही है और इस जगह तक आ रही है। दूसरी साइड से कौन सी नदी निकल के आ रही है, तो दूसरी साइड में अलकनंदा नदी यहाँ से निकल रही है, इसका नाम है संतोपथ हिमानी, और संतोपथ से हिमानी से निकल करके देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम हो रहा है। तो दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम हो रहा है, भागीरथी नदी और अलकनंदा का। और दोनों नदियों के संगम होने के पश्चात ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी का नाम दिया गया गंगा नदी। अब हम लोग देखेंगे जो राइट साइड में आपका दिख रहा है जैसा कि मानचित्र में, तो इस साइड में आपका अलकनंदा है, अलकनंदा संतोपंथ हिमानी से निकली है जो यहाँ से स्टार्ट होकर के लास्ट में देवप्रयाग तक आती है। अब अलकनंदा के संदर्भ में कुछ फैक्ट देखेंगे कि अलकनंदा नदी के राइट हैंड में, राइट साइड में कौन सी नदी आके मिल रही है और लेफ्ट साइड में कौन सी नदी मिल के आ रही है। उन सभी नदी तंत्रों का मिल करके आगे चल करके वो किस नाम से जानी जा रही है, अलकनंदा के नाम से। तो जैसा देख रहे हैं आपको अलकनंदा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और देवप्रयाग तक आई है। तो अलकनंदा जब संतोपथ हिमानी से आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के पश्चात एक नदी राइट साइड से निकल के आ रही है धौली गंगा, और धौली गंगा और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। तो दोनों के संगम को क्या नाम दिया गया, विष्णु प्रयाग का नाम दिया गया। और फिर से आगे देखेंगे अलकनंदा यहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़ती है और एक तरफ राइट साइड से नदी आ रही है नंदाकिनी, और दोनों नदियाँ मिल जाती हैं अलकनंदा और नंदाकिनी। तो दोनों के संगम को क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग बोलेंगे। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और एक राइट साइड से नदी आ रही है पिंडार नदी, जैसा आपको दिख रहा है पिंडार नदी इधर से प्रवाहित हो रही है, और ये कर्णप्रयाग में दोनों नदियाँ दोनों का संगम हो रहा है। और इस तरह से अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या नाम दिया गया, कर्णप्रयाग नाम दिया गया। फिर आगे चल करके अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग पहुंचती है, और रुद्रप्रयाग में अब चूंकि अब राइट साइड में नदी नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कौन सी नदी है, तो यहाँ आप देख रहे हैं केदारनाथ से
मंदाकिनी नदी निकल रही है और मंदाकिनी नदी यहाँ से होते हुए रुद्रप्रयाग में किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को क्या नाम दिया गया? यहाँ पे रुद्रप्रयाग नाम दिया गया। तो इस तरह से पंचप्रयाग है, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं, इन्हीं को पंचप्रयाग नाम दिया गया है। पंचप्रयाग के संदर्भ में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप पंचप्रयाग के बारे में विस्तार से स्टडी कर सकते हैं। पंचप्रयाग क्या है, पूरा उसका फीचर क्या क्या है, उसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो केवल आप इतना स्टडी यहाँ पे देखें कि अलकनंदा के राइट हैंड में और लेफ्ट साइड में, यानी राइट साइड में ये नदियाँ निकल के मिल के आ रही हैं जो अलग अलग प्रयाग का निर्माण कर रही हैं, और एक नदी मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकली है वो रुद्रप्रयाग में मिल रही है। तो इस तरह से रुद्रप्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो ये पंचप्रयाग हैं। फिर आगे बढ़ करके अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके देवप्रयाग में पहुंचती है। तो देवप्रयाग में यहाँ पे आपको दिख रहा है भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी जो गंगोत्री हिमानी से निकली है और भागीरथी नदी यहाँ से चल करके देवप्रयाग में पहुँचती है। तो जैसा आप देख रहे हैं देवप्रयाग में भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी पहुँच रही है, दोनों का संगम हो रहा है। दोनों के संगम होने के पश्चात जिस नदी का नाम आगे रखा जाएगा उसी को गंगा नदी का नाम दिया गया है। तो इस तरह से पूरा जाल है, तंत्र है कि इतनी नदियों के तंत्र होने के पश्चात आगे चलकर किसका नाम क्या दिया जाता है? गंगा नदी। यानी मुख्य रूप से दो ही नदियाँ इसमें हैं, कौन कौन सी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। दोनों के संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ेगी उसी का नाम दिया गया गंगा नदी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन उन नदियों के नाम आगे नहीं चलते, केवल अलकनंदा का नाम आगे चलता है। तो नाम कैसे परिवर्तित होता है इसके विस्तार से आपके भौगोलिक जो सिद्धांत है पंचप्रयाग वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसको देख करके आप स्टडी कर सकते हैं कि नदियों के नाम चेंज कैसे होते हैं, बहुत सारे फैक्ट उसमें आप जान सकते हैं। तो केवल आप इतना इसमें स्टडी करें कि भागीरथी नदी और दो नदी हैं, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों के संगम के पश्चात आगे चल करके जिस नदी का नाम चलेगा उसका नाम गंगा रखा गया। अब हम लोग यहाँ पे तक स्टडी कर लिए, देवप्रयाग तक हम लोग क्लियर हो गया कि गंगा नदी जो है नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गंगा नदी का। गंगा नदी आगे चल कर हरिद्वार पहुँचती है और हरिद्वार यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से राज्यों को डिवाइड किया है। यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी में आएंगे, यूपी के बाद बिहार में आएंगे और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो नदियों का क्रम से स्टडी करेंगे हम लोग। देवप्रयाग के पश्चात गंगा नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार के जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उत्तराखंड, जैसा कि आप जानते हैं हरिद्वार उत्तराखंड का एरिया है और ऐसे कंडीशन में हरिद्वार का जो निचले एरिया है वहीं से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती हैं? हरिद्वार के निचले एरिया से स्टार्ट होता है मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया है, हरिद्वार से निचले एरिया में गंगा नदी बढ़ते हुए आगे प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे कन्नौज में पहुँचती हैं। कन्नौज में पहुँचने के बाद गंगा नदी को ऊपर से उत्तराखंड से एक नदी आ रही है जिसका नाम है रामगंगा, और रामगंगा किस में मिल रही है? गंगा नदी में मिल जा रही है। दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है कन्नौज में और फिर गंगा नदी आगे बढ़ रही है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का प्रथम सहायक नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। दो डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों का आपको बहुत तरीके से अध्ययन करना होगा। जैसे आता है एक तो क्वेश्चन आता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आएगा गंगा नदी का पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। तो आपको इस तरह से समझना होगा कि रामगंगा सबसे पहले मिल रही है गंगा नदी में, इसलिए इसका प्रथम सहायक नदी कौन सी होगी? रामगंगा। लेकिन अगर पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, तब हम यमुना को बोलेंगे। तो गंगा नदी इस तरह से आगे चलकर प्रयाग पहुंच रही है। प्रयाग पहुंचने के पश्चात यहाँ पे आपको दिख रहा है यमुना नदी, यानी यमुनोत्री से यहाँ पे आपको दिख रहा है यमुनोत्री हिमानी से गंगा नदी आगे बढ़ते हुए कहाँ तक आ रही है? प्रयाग तक आ रही है। तो ये यमुना नदी को हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आता है कि यमुनोत्री में यमुना जी का अन्य नाम क्या है? तो यमुना जी का अन्य नाम यहाँ पे हमने आपको दर्शाया है कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी आकर के प्रयाग में मिल रही है। तो इस तरह से प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। एक तीसरी नदी है सरस्वती नदी, जो अब ऊपर सतह पे नहीं बसती बल्कि धरातल में विलीन हो गई है, नीचे स्थल पे जो बहती है। तो इस तरह से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और इस तरह से गंगा और यमुना का संगम होने के पश्चात ये नदी आगे चल करके गंगा के नाम से जानी जाती है।
तो इस तरह से प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। अब हम लोग यमुना नदी के संदर्भ में कुछ स्टडी करेंगे कि यमुना नदी के संदर्भ में जैसा आपको दिख रहा है यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो ऐसे उसका भी स्टडी करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। गंगा नदी की सहायक नदियों में चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में इंदौर से निकली है। इंदौर मध्य प्रदेश से चंबल नदी में निकली है और ये इटावा में आके गंगा नदी में मिल जा रही है। आगे चल कर के नदी यानी यमुना नदी आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के पश्चात बेतवा, ये आपको यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि रायसेन मध्य प्रदेश में बेतवा नदी है और ये विंध्य पर्वत से निकली है और ये भी आके कहाँ पे मिल जा रही है, यहाँ पे आके हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आके किस में मिल रही है, यमुना नदी में मिल जा रही है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और फिर आगे चल कर के कटनी मध्य प्रदेश से केन नदी निकल रही है कैमूर पहाड़ी से और केन नदी से ये केन नदी आगे बढ़ कर के बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जा रही है और ये यमुना नदी आगे चल कर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जा रही है। तो इस तरह से आपको पूरे तंत्र को समझना होगा कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखना होगा। यहाँ पे गंगा नदी के साथ साथ अभी हम लोग यमुना नदी का स्टडी कर रहे हैं और एक चीज़ और आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको देख रहा है यहाँ पे इंदौर नदी में जो चंबल नदी है, चंबल नदी की क्या विशेषता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम यमुना नदी है और यमुना नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है चंबल नदी। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी का नाम यमुना है और यमुना नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, यहाँ पे दिख रहा है जैसा आपको चंबल नदी। और इस तरह से गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में हो रहा है। अब प्रयागराज के बाद फिर आगे हम लोग स्टडी करते हैं किस तरह से गंगा नदी आगे प्रवाहित होती हैं और आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पे गाजीपुर पहुँचती हैं। तो जैसा आपको देख रहा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर जिला है। गाजीपुर पहुँचने के पश्चात पीलीभीत से दिख रहा है आपको एक नदी आगे बढ़ रही है जिसका नाम है गोमती नदी और ये गाजीपुर में गंगा और यमुना का गंगा और यहाँ पे जिससे आपको दिख रहा है गोमती नदी का संगम हो रहा है। तो इस तरह से गोमती नदी के संगम होने के पश्चात गाजीपुर तक ये आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र लगता है। तो हमने जैसा आपको पहले बताया था कभी तक हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड का स्टडी किए, उत्तराखंड से फिर यहाँ से लेकर के और इस जगह तक गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का रिवर सिस्टम का अध्ययन किया यानी गंगा तंत्र का। और यही गंगा नदी जब आगे बढ़ती है बिहार में तब हम लोग बिहार यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिहार एरिया में स्टडी करेंगे कौन कौन सी नदियाँ गंगा नदी में मिल रही हैं। जैसा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने के पश्चात फिर गंगा नदी कहाँ पहुँचती हैं, छपरा बिहार में पहुँचती हैं। बिहार में पहुँचने के पश्चात यहाँ पे आपको दिख रहा है नदी आ रही है। तो यहाँ पे दो नदी हैं, पहली नदी है काली नदी और दूसरी है करनाली नदी। तो काली और करनाली नदियाँ जो है नेपाल से निकल करके आ रही हैं और ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिल जा रही हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे काली नदी एक तरफ से निकल के नेपाल से आ रही है, दूसरी नदी करनाली है। दोनों कहाँ से निकली हुई हैं, दोनों नेपाल से निकली हैं जैसा आपको दोनों तरफ दिख रहा है। भारत में आने के पश्चात काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और करनाली नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको लर्न रखेंगे कि काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है भारत में और करनाली नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दोनों नदियों का संगम होता है और संगम होने के पश्चात आगे चल कर के जो नदी बढ़ेगी उसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और घाघरा नदी आकर के बिहार के छपरा में गंगा नदी के साथ संगम हो रहा है। तो छपरा में किसका नदी का हो रहा है, घाघरा नदी का। और घाघरा नदी जो है दो नदियों के मिलन से बनी हुई है। इस तरह से इस फैक्ट को भी जानना होगा। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हैं और पटना पहुंचती हैं। पटना पहुंचने के पश्चात इधर से एक नदी आ रही है सोन नदी जो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। तो अमरकंटक पहाड़ी सोन नदी निकली हुई है और ये पटना में आके गंगा नदी में मिल जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक संगम हो रहा है पटना में। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के पश्चात ये पहुँचती हैं सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में पहुँचने के पश्चात नेपाल से फिर एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है गंडक नदी और गंडक नदी के यहाँ पे सोनपुर बिहार में आने के पश्चात दोनों का संगम हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग गंगा नदी का अध्ययन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ने के पश्चात हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से कुर्सेला बिहार में एक नदी नेपाल से आ रही है जिसका नाम है कोशी नदी, जिसका नाम कोशी नदी है और ये नेपाल से आ रही है और कहाँ पे मिल रही है, बिहार में कुर्सेला में।
तो कोसी नदी की एक और विशेषता है, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। यानी शोक नदी का मतलब, शोक का मतलब क्या होता है, जो नदियाँ तांडव करती हैं बरसात के बारिश के टाइम में, या ऐसे कर सकते हैं मानसून टाइम में, बहुत ज़्यादा जान माल की जिन नदियों से हानि होती है उसे शोक कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। इससे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे मिल रही है, बिहार के कुर्सेला में। फिर गंगा नदी आगे बढ़ रही हैं। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे पहुंच गए। अभी तक बिहार तक अध्ययन किए। बिहार जैसा कि आप देख रहे हैं, छपरा से लेकर के और कुर्सेला बिहार तक की नदियों का स्टडी किए। तो यहाँ पे आगे हम लोग, गंगा नदी आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे गंगा नदी जब पहुँचती है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फरक्का बैराज है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे फरक्का बैराज बनाया गया है। फरक्का बैराज में पहुंचने के पश्चात गंगा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से एक नदी आ रही है जिसका नाम है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी फरक्का बैराज में आके गंगा नदी में मिल जा रही है, दोनों का संगम हो रहा है और फिर से गंगा नदी आगे बढ़ रही है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के आगे बढ़ने के पश्चात गंगा नदी की दो धाराएं हो जाती हैं और एक धारा जो है कलकत्ता तक जाती है और एक धारा कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पे इसकी धाराएं दो डिवाइड हो जाता है। तो एक जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है हुगली नदी है और ये गंगा नदी आगे चल कर के कहाँ पे जा रही है, कोलकाता पहुँच रही है। और दूसरी नदी कहाँ जा रही है, बांग्लादेश जा रही है। तो दो नदियाँ यानी गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों के नाम आगे चेंज हो जाते हैं। तो जैसा आपको देख रहा है कि जब ये कोलकाता पहुँचती है तो यहाँ पे हुगली नदी है, हुगली नदी मिल जा रही है, यानी हुगली नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी। तो यहाँ पे इसका नाम हुगली नदी हो जाता है और आगे चल करके इसका नाम कोलकाता के पश्चात जो दूसरी यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी गंगा नदी के नाम चेंज हो जाते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और कोलकाता में इसका नाम हुगली के नाम से जाना जाने लगता है। फिर आगे चल कर के हुगली में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और आगे चल कर के कहाँ विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से आप जानते रहें गंगा नदी कोलकाता में पहुँचने के पश्चात हुगली नदी के नाम से जाना जाता है इसे, और दूसरी साइड में जो बांग्लादेश जा रही है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भारत वाली जो गंगा नदी है ये कोलकाता में बढ़ते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो रही है। अब बांग्लादेश में जो जा रही है उसके भी संदर्भ में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बांग्लादेश में ये नदी जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं सिक्किम चीन का एरिया जो है वहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते हुए अरुणाचल प्रदेश से टर्न कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से टर्न करते हुए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और ब्रह्मपुत्र नदी किससे मिल रही है, पद्मा से मिल रही है। यानी गंगा का ही नाम पद्मा बांग्लादेश में है, तो पद्मा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का संगम हो रहा है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट इसको जानते रहें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया है, यमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना नदी का नाम हो गया ब्रह्मपुत्र का और इधर से गंगा नदी जो आगे चल करके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, दोनों का संगम हो जाता है। और एक नदी और बांग्लादेश से आ रही है जिसका नाम है मेघना नदी। तो इस तरह से तीन नदियों का संगम होता है, पद्मा का, जमुना का और मेघना का। तीनों नदियों का संगम होता है और यही संगम होने के पश्चात यही मेघना नदी आगे चल करके मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये मेघना नदी आगे चल करके किस में मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले डेल्टा का निर्माण कर रही है, विशाल डेल्टा, पूरे विश्व का विशाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ पे हो रहा है जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा समुद्र से मिलने के पहले जो भी नदी समुद्र मिलने के पहले जो अपने साथ लाया गया वो साथ लाती है, समुद्र के मुहाने पे बिखेर देती है और जलराशि एक राशि में न बह करके कई राशियों में बहती है जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है। तो इसी को डेल्टा कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेल्टा है, विश्व लेवल पे वैश्विक लेवल पर सबसे विशाल डेल्टा का नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपने एक गंगा नदी के तंत्र के संदर्भ में आज आपने अध्ययन किया किस तरह से गंगा नदी दो नदियों के संगम होने के पश्चात गंगा नदी का नाम रखा जाता है और किस तरह से पूरे उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक प्रवाहित होती है। कौन कौन से नदी तंत्र हैं उसको संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो बहुत सरल तरीके से आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।